गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे और साथ में ही विटामिन और उसकी डेफिशिएंसीज और उसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर इन दो टॉपिक्स पे होगा। जैसे ही आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे या 2 मिनट बीत जाएंगे, हम क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए, अब 20 लोग आ गए हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो हम अब देख रहे थे प्रॉब्लम जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर। तो हमने इसको 3 भागों में बांटा है मेन में। एक तो फार्म लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद जो इंडस्ट्री लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। तो इन 3 मेजर सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो आप पहले ये बताइए फार्मर के लेवल पे क्या प्रॉब्लम आती है। फार्म लेवल पर जो हमने 2-3 मेजर पॉइंट देखे थे, आप ये बताइएगा कि फार्म लेवल पर प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपने सेटअप कर लिया, आपने हज़ारों करोड़ का एक इंडस्ट्रियल सेटअप तैयार कर दिया है, लेकिन अगर आपका सप्लाई जो रॉ मटेरियल का है उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि फार्म लेवल पर फार्मर जो सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बताइएगा, फार्म लेवल पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, जिसकी वजह से पूरा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तो आपने बोल दिया ट्रांसपोर्टेशन, दूसरे आपने बोल दिया स्टोरेज। ठीक है, और ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, बोथ कोल्ड स्टोरेज और नॉर्मल स्टोरेज दोनों की फैसिलिटी आपको देखना है। ठीक है, और उसके अलावा बताइए। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी ये कल के पॉइंट हैं, आप इसको रिपीट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अब इसके अलावा कोई पॉइंट बताइए मुझे। इरेगुलरिटी इन प्रोडक्शन, बहुत सही है। अभी इरेगुलरिटी इन प्रोडक्शन क्यों आती है, कोई बता सकता है? रजत ने जवाब दिया है, इरेगुलरिटी इन प्रोडक्शन कुशल श्रमिक का इशू नहीं आएगा। आप बल्कि ये बोल सकते हैं कि आपका जो फार्म सेक्टर है उसमें जो आपका इनपुट है, चाहे वो उसकी बात करें मशीन का, बड़े बड़े आप हार्वेस्टर यूज़ कर रहे हैं या आप बढ़िया सीड यूज़ कर रहे हैं, उसका आप बोल सकते हैं कुशल श्रमिक का उतना प्रॉब्लम आएगा नहीं। स्किल्ड लेबर इतना बड़ा इशू नहीं है फार्मिंग में, क्योंकि आपके यहाँ जो फार्मिंग है वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव ही है। आपके यहाँ अगर प्रॉब्लम है तो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि लैक ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फार्म सेक्टर में। तो फसल खराब होने, मैं वही बोल रहा हूँ, फसल क्यों खराब होता है हमारे यहाँ पे। मैं आपसे डिटेल में ये जानना चाह रहा हूँ कि फसल क्यों खराब हो रहा है, इरेगुलरिटी क्यों है प्रोडक्शन में। मेन मेन जो आपकी प्रॉब्लम है फसल खराब होने की, वो क्या है? पहला तो आप बोल दीजिएगा कि हमारा मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर है वो मानसून डिपेंडेंट है, जो रजत ने बता भी दिया। दूसरा क्या बताएंगे आप? एक तो है कि पानी नहीं मिल रहा है, और दूसरा होता है अनसर्टिनिटी या फिर इरेटिक वेदर की।
जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो जाती है। तो एक तो आप बोलेंगे कि इरिगेशन का प्रॉब्लम है क्योंकि मानसून डिपेंडेंट है। उसके बाद आप बोलेंगे कि वेदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाएगी, कभी ऐसी जगह ऐसे टाइम पे बारिश हो जाएगी कि आपकी पूरी फसल खराब हो जाती है। ठीक है। और अगर स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो आपकी जो अच्छी फसल है जिसको आपने अलग से निकाल के बारदाने में भी रख दिया है वो भी खराब हो जाती है। ठीक है। कई जगह हमने फोटो देखा है कि गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं और वहां से अंकुर फूट रहा है क्योंकि आपने उसको कवर करके नहीं रखा था। तो अनटाइमली या अनसीजनल या फिर इरेटिक वेदर कंडीशन आप बोलेंगे। और बताइए। तो हमारा फार्मर में हमने देख लिया, ट्रांसपोर्ट देख लिया, स्टोरेज देख लिया, एक्सेसिबिलिटी की बात कर ली, उसके बाद जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ है उसके बारे में बात कर ली, पुअर यानी इरिगेशन की बात कर ली, अनसर्टेन वेदर की बात कर ली। उसके बाद और क्या आ सकता है? इंडिया में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? और एक और चीज़ आप बोल सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत स्पेसिफिक है। मतलब अगर लेज़ की कंपनी चिप्स बना रही है तो उसको बहुत स्पेसिफिक तरीके के आलू चाहिए, या कोई कंपनी एक अलग तरीके का जैम बना रही है या वो बना रही है, सॉस बना रही है, उसको बहुत स्पेशल तरीके की टोमेटो चाहिए। तो वैसे तरीके का हम इनपुट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि उस लेवल का इनपुट देने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत जो है वो पूरा नहीं कर पाते, ये एक इशू आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम है कि हम ये बोलते हैं कि इंडिया में लार्जेस्ट प्रोडक्शन हम कर रहे हैं इसका दूध का, हम लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं शुगर केन का। लेकिन अगर हम यील्ड की बात करें, यील्ड मतलब पर एकड़ प्रोडक्शन की, तो हमारा पर एकड़ प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है। हम भले ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हों क्योंकि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एकड़ है जहाँ पर खेत है, या टोटल नंबर ऑफ हमारे यहाँ जो गाय और भैंस है जो दूध देती हैं वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पर गाय पर भैंस या पर एकड़ खेती में कितना यील्ड होता है, मतलब उस पर एकड़ खेती से कितना उपज आता है वो कम होता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे 1 एकड़ की खेती किसी वेस्टर्न कंट्री में और 1 एकड़ की खेती हमारे देश में, तो हमारे देश में पर एकड़ को जो आउटपुट है वो कम है, यील्ड है जो है वो कम है। ठीक है। तो ये फार्म लेवल पे आपकी प्रॉब्लम्स है। अब आप बताइए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आप क्या देख सकते हैं? या चलिए पहले आप देखते हैं इंडस्ट्री लेवल पे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको क्या क्या प्रॉब्लम उठाने पड़ रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओवरऑल, जो सही बात बोली है कि फूड प्रोसेसिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, तो उसमें क्या क्या आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में? इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें तो स्पेसिफिक जवाब देंगे तो क्या क्या है? साकेत ने अच्छा आंसर दिया है, लैंड एक्विजिशन का वो हर इंडस्ट्री को प्रॉब्लम करता है, तो इस इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम करेगा, लैंड एक्विजिशन है। अब आप मुझे बताइए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है? इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये आएगा कि जो प्रॉब्लम किसानों को भी होती है वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी होती है कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, स्पेशली कोल्ड स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। फाइनेंस का प्रॉब्लम बताया है आलोक ने, वो भी बहुत सही है, वीरेंद्र ने भी सेम चीज़ बोली है कि फाइनेंस का है वो प्रॉब्लम है।
ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर का जो आपका जो इनपुट है, रॉ मटेरियल का इनपुट है, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, वो बहुत ज़्यादा वेदर डिपेंडेंट है, मानसून डिपेंडेंट है। तो ये भी आपके यहाँ पे है कि आपका रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्टिविटी है वो सर्टेन नहीं है, ना कि उसकी प्राइसिंग सर्टेन है। ठीक है। उसके बाद आपका स्टोरेज के साथ साथ एक और इशू होता है। आपने अभी देखा है कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है एक प्रोडक्ट को, पहले 3-4 साल पहले आप नहीं देखते थे, लेकिन आजकल ट्रेनों के साथ साथ एक स्पेशल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, खाद्य पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। कोई बता सकता है वो क्या है? कोई बता सकता है क्या इश्यूज हैं? कौन सा एक पर्टिकुलर कंटेनर है जो आजकल रेलगाड़ी में जोड़ा जा रहा है, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे वो यात्री गाड़ी हो, उसमें एक कंटेनर जोड़ा जा रहा है एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो क्या है? अगर किसी ने अभी देखा होगा, और वो लगभग हर स्टेशन में दिख जाता है। क्या है बताइए, कौन सा प्रोडक्ट है? हमने कोल्ड स्टोरेज की बात की है, उसी से लिंक करते हुए मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आजकल ट्रेनों में एक स्पेशल डब्बा लगता है एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो क्या है? किसी ने ध्यान नहीं दिया है, वो है मिल्क कंटेनर। दूध को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल कंटेनर लगाए जा रहे हैं ट्रेनों में। मिल्क कंटेनर को लगाया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है ट्रेनों में, बोगी बनाते हैं आप मिल्क कंटेनर का, और मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग जगहों पर। तो ये एक नया तरीका है आपको दूध को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब इसको आप लिंक करेंगे अगर इससे इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो एक तो है कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज से अगर आप सामान, आपके पास कोल्ड स्टोरेज भी आ गया, लेकिन आपके पास एंड टू एंड कनेक्टिविटी कोल्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने दूध को कोल्ड स्टोरेज से या फलों को या फिर सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज से निकाला और अपने नॉर्मल ट्रक में ट्रांसपोर्ट किया और फिर दूसरे कोल्ड स्टोरेज में डाला, तो ज़्यादा चांस है कि आपका बीच में सामान खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको रेफ्रिजरेटेड कंटेनर की ज़रूरत होती है, जिसकी कमी है अभी। तो आपको जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, कोल्ड स्टोरेज का चेन होना चाहिए, पूरा एक बैकएंड का चेन होना चाहिए जो आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट को सस्टेन कर सके, उसको ख़राब ना होने दे। तो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज से काम नहीं चलेगा, उसको लिंक करने के लिए जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर है, जिससे मूवमेंट पॉसिबल रहेगा पेरिशेबल फूड आइटम का, वो यूज़ हो पाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके साथ, खैर ये तो सिंपल हो सकता है कि आप ये बोल सकते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग उपज होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये प्रॉब्लम आएगी कि हर जगह से रॉ मटेरियल सेम तरीके का प्रोक्योर कर पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जहाँ जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसका मार्केट वहाँ हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जैसे अगर आप देख रहे हैं एक स्टेट में एक पर्टिकुलर उपज होती है, बाजरा और रागी, उसके बिस्किट की डिमांड कहीं और हो सकती है, किसी और राज्य में ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। और आपका जो फार्म प्रोड्यूस है वो वहाँ पे लोकलाइज्ड है या नहीं है, और लोकलाइज्ड जहाँ पे फार्म प्रोड्यूस है वहाँ पे डिमांड प्रॉपर है या नहीं है, वो एक चीज़ होगी। उसके बाद फिर इसके साथ भी कोल्ड स्टोरेज वाली और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, वो आप इसको लिख सकते हैं।
अब आप बताइए, ओवरऑल जो स्लो ग्रोथ है, हम ये देख रहे हैं कि हम लेस देन 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रही है, तो उसके कारण क्या है? कोई कारण बता सकता है? भारत में क्यों फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जोर नहीं पकड़ पा रहा है? अगर डिमांड होती तो सप्लाई के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं, अगर किसी बिजनेस में फ़ायदा होता है तो लोग तैयार हो जाते हैं उसको सप्लाई करने के लिए, बिजनेसमैन तैयार हो जाते हैं उसको सप्लाई करने के लिए। तो रजत ने पहला तो बोल दिया कि टेक्नोलॉजी हमारी जो है अभी पुअर है, तो हमको वो करना है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है, इन्वेस्टमेंट कम है अभी, और क्या है, बिहेवियर पैटर्न पे भी डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। आप तो एक चीज़ पहले से बोल दीजिए कि इंडिया में मैक्स जो 30 से 40 35% हम बोलते हैं जो गरीबी रेखा वाले लोग हैं, वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते प्रोसेस्ड फूड को, क्योंकि ये महंगा ऑप्शन होता है। तो पहला तो आप ये बोल दीजिए कि लो इनकम लेवल या लोअर मिडिल इनकम लेवल वाले लोग तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपका मार्केट ऑलरेडी कम हो गया, तो पहला तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आप क्या बोलेंगे, बिहेवियर पैटर्न में आप ये देखेंगे कि इंडिया में ज़्यादातर फैमिली जो है वो क्या पसंद करती है, पैकेट फूड खाना या फ्रेश बना के खाना। आपके घर में अगर मटर बनाने खरीदने का ऑप्शन है तो क्या पसंद किया जाता है, कि जो सीजन में मटर है वो, या एक केमिकल डाल के प्रिजर्व किया हुआ, या फिर उसको जमा के बर्फ में जमा के प्रेजेंट किया हुआ वो मटर। तो फ्रेश आइटम खाने का जो हैबिट है वो एक है। ठीक है, उसके बाद हमारा देश में जो डाइवर्सिटी है उसके कारण भी फूड प्रेफरेंस हमारा चेंज होता है। तो एक कंपनी जो है वो लोकल कंपनी ही बन के रह जाती है, क्योंकि उस फूड प्रोडक्ट को या उस प्रोसेस फूड को पूरे देश में एक्सेप्टेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो बताना मुश्किल होता है। ठीक है, अनलेस वो फूड मैगी है, मैगी पूरा देश खाता है, वो भी प्रोसेस्ड आइटम है लेकिन उसको पूरा देश खाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट होते हैं जिसको पूरे देश में एक्सेप्टेंस मिलता है। तो तो अब मुझे ये बताइए कि आपको ओवरऑल जो हमने अभी देखा है कि फार्मर का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉब्लम है, या फिर ओवरऑल इसमें आपका कंज्यूमर साइड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या इस जो हमने डिस्कस किया अभी तक उसमें कोई भी डाउट है क्या? या आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव रहा है अभी तक? जो आप अभी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की, लोगों ने बोला है लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट की बात की जा रही है, तो आपने एक नाम सुना है कि ड्राफ्ट एक प्रपोजल है जिसको नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के नाम पर फ्लोट किया गया था, वो क्या है? कोई बता सकता है? नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ड्राफ्ट स्टेज में है अभी, अब ये एक्ट नहीं बना है, ये पॉलिसी स्टेज पे है, पॉलिसी फॉर्म हो रही है। तो कोई बता सकता है कि हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो है उसका जो ड्राफ्ट हमने बनाया है उसके पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपका एम क्या है, आपने क्या टारगेट रखा है? मेगा फूड पार्क बिल्कुल ठीक है, एक सपोर्ट
का चीज़ है। आप एम बताइए मुझे पहले। जब भी आप बात करते हैं, एक पॉलिसी का एम होता है, जैसे डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम में सबसे पहली जब जो आपका एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसमें बोलते हैं डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम बाय 2022। वैसे ही आपका जो एम है फूड प्रोसेसिंग का, फूड सिक्योरिटी एक्ट इसमें नहीं आएगा, वो पीडीएस का टॉपिक है। पीडीएस का टॉपिक इसमें आप नहीं डालेंगे। फूड प्रोसेसिंग का जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2035 तक 6 गुना करना है आपको। जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाकर 6 गुना करना है 2035 तक, ये इसका एम है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसमें मैं पूछ के इसमें समय नहीं दूंगा। इसमें आपका पहला क्या है कि आपको वेस्टेज कम करना है। फार्मर लेवल पर फूड वेस्टेज जो हो रहा है हमारा, वो हमको कम करना है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव है हमारे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड वेस्टेज को कम करना है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है, ज़्यादा क्रेडिट मिले ऐसे सेक्टर को, क्योंकि हम बोल रहे थे क्रेडिट की कमी है, बैंक्स लोन देने में पीछे हैं अभी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, ओवरऑल क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हायर क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंश्योर करना है। माल न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया है, बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का कि माल न्यूट्रिशन को कम करना है। ठीक है। और क्या है, कोई बता सकता है? सेफर, अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट। सेफर, अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी। सेफ होना चाहिए, अफोर्डेबल मतलब सही दाम पे मिलना चाहिए, और क्वालिटी हाई होना चाहिए। वैसे फूड प्रोडक्ट आपको तैयार करने हैं, और इससे रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड स्किल को बढ़ाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। तो आपकी बेसिक ज़रूरतें जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, जब हमने प्रॉब्लम देखी थी, उसी का सॉल्यूशन इस पॉलिसी में है कि आपको वेस्टेज को रिड्यूस करना है। ठीक है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन की बात की थी, उसको कम करना है। इससे ये अचीव करने की बात कर रहे हैं, अचीव करने की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट आप जो जनरेट कर रहे हैं उसमें स्किल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के रखना है। इसके लिए आपको क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी बढ़ाई जाएगी। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो होना चाहिए सेफ, वो होना चाहिए अफोर्डेबल मतलब वाजिब दाम का, और आपका जो हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं। इसके की फीचर क्या क्या हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पहला की फीचर है उसमें है कि आपको सप्लाई चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने डिस्कस किया था, सप्लाई चेन को बनाना। ये मैं अब आपको फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ इस पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। तो पहला हमने एम देख लिया, एम है 2035 तक 6 गुना करना इन्वेस्टमेंट को। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, वेस्टेज को कम करना है, माल न्यूट्रिशन को कम करना है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है, स्किल को बढ़ाना है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाना है, सेफर, अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ाना है। फीचर क्या है? पहला इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट करेंगे। सप्लाई चेन जो हमने बात की थी कि सप्लाई चेन के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन क्लस्टर देखेंगे, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम आइडेंटिफाई करेंगे, डेवलप करेंगे और प्रमोट करेंगे। पहले हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये नए एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के क्लस्टर बन सकते हैं, ये नए प्रोडक्शन के क्लस्टर बन सकते हैं। नई जगह को आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया हो सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ये पहला काम हो गया। ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, जिसमें आपका क्लीनिंग और पैकिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो क्लीनिंग और पैकिंग फैसिलिटी भी इसमें जोर दिया गया है इस ड्राफ्ट पॉलिसी में। पहला तो आप ये है कि आपको नए क्लस्टर आइडेंटिफाई करने हैं। ऐसे क्लस्टर आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे छोटे छोटे जोन होंगे, उसको मिला के क्लस्टर बनेगा, जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, उसके साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग भी की जाएगी। साथ ही साथ क्लीनिंग और पैकिंग फैसिलिटी का भी लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना है कि जो आपका प्रोड्यूस है उसको क्लीनिंग और आप
पैकिंग का एक सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुश देने की बात की गई है इस ड्राफ्ट पॉलिसी में, वो ये हो रही है। उसके बाद और क्या इंसेंटिव देने की बात चल रही है, ठीक है, तो आपको सब्सिडी देने की बात चल रही है। आपका जो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आता है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है। साथ ही साथ आपका जीएसटी जो है वो कम लेवल पे लगाया जाएगा, आपको लोअर स्लैब पे जीएसटी को रखा जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी और लैंड रिलेटेड जो कंसेशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आएगा उसमें भी कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लैंड रिलेटेड, अगर आपको लैंड एक्विजिशन करना है तो आपको सस्ते दर पर सरकार ज़मीन देगी, वो भी प्रावधान किया है। तो आपको क्या सपोर्ट मेजर मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पार्ट में देख रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी जो आप लगा रहे हैं, नया प्लांट लगा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। फिजिकल इंसेंटिव है, आपको जीएसटी के कम स्लैब पे रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो आपके फूड प्रोडक्ट हैं उसको जीएसटी कम स्लैब पे रखेंगे, और जो आप मशीन भी खरीद रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग की जो मशीन होती है उसको भी आप कम स्लैब पे रखेंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर कम लगाएंगे, उस पर जीएसटी कम लगाएंगे। उसके साथ साथ लैंड, मतलब आप ज़मीन खरीदना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी है, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ट्रेनिंग और स्किलिंग का क्या है, ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हैं इसमें, वो हम देखेंगे। तो पहला है कि आपको फार्मर्स को प्रमोट किया जा रहा है कि वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करें, मतलब फार्मर्स को ट्रेनिंग देना ताकि वो अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैब्लिश कर सके। तो ये हम कैसे रिलेट करेंगे कि जो हमने बोला था कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग के नए क्लस्टर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब आप ऐसे फार्मर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को अपग्रेड करेंगे, उनकी स्किल को अपग्रेड करके प्रोसेसिंग का स्किल उनके अंदर आप प्रदान करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद इससे रिलेटेड कोर्सेज शुरू करेंगे, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज शुरू करेंगे। जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बारे में आप कोर्सेज शुरू करेंगे, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो ये सारे काम हैं जो आपका ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी आ रही है, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी आ रही है, वो बताता है। एम हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, फीचर हमने देख लिए। किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार 30 सेकंड का टाइम लीजिए, इसको रिवाइज करिए। न्यूट्रिशन फूड चेंज क्रॉप टाइप, ये आपका डाउट है, आपका वो है, सजेशन है, क्योंकि हम सजेशन में आने वाले हैं, अभी सजेशन में ये पॉइंट आने वाला है। तो ये आप डाउट पूछ रहे हैं या फिर आप इसको सजेस्ट कर रहे हैं? कोई डाउट है तो पूछिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ड्राफ्ट स्टेज पे है, नया पॉलिसी है, तो इस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर फूड प्रोसेसिंग पे डायरेक्टली पॉलिसी पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इस पॉलिसी के पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं अपने सजेशन बना के। सजेशंस हम और देखेंगे, ये तो इस पॉलिसी को हमने फैक्चुअली कवर किया है ताकि अगर पूछा जाए तो हमसे कोई गलती ना हो, लेकिन हम अपने भी सजेशन बनाएंगे। हाँ, ये आएगा, सजेशन में हम इसको लेंगे। न्यूट्रिशन फूड का जो प्रॉब्लम, जो इशू है वो हम उठाने वाले हैं। तो कोई डाउट अभी आ नहीं रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब
अब आते हैं हम जो चैलेंज फेस कर रहा है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। हमने देख लिया कि फार्मर साइड पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमने देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूटर साइड पे क्या प्रॉब्लम है, हमने देख लिया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री साइड में क्या प्रॉब्लम है, हमने एक पूरी ड्राफ्ट नेशनल फूड पॉलिसी पढ़ी है। अब हम ओवरऑल एक पिक्चर देखना चाह रहे हैं कि चैलेंजेस और क्या फेस करने पड़ रहे हैं। चैलेंज, प्रॉब्लम और चैलेंज अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेके, वो हम देखेंगे। आपके हिसाब से क्या चैलेंज है इंडिया में, क्या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को चैलेंज मिल रहा है? जो एवाची ने एक बहुत बढ़िया सजेशन दिया है, न्यूट्रिशन फूड चेंज। तो हम चैलेंज सबसे पहला क्या है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे देश में एक तो बताइए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो क्यों आई थी। हम पहले चैलेंज को इसी से समझेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो क्यों आया है। सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम क्यों आई थी? अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है। वंदना ने जो आंसर दिया बिल्कुल सही है, अवेयरनेस एक चैलेंज है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड वाला जो दिक्कत है वो एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही है। तो उसी को आप यूज करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसका एक सजेशन बन सकता है कि जो एक्सेसिव यूज हो रहा है फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, बिना हम अपने मिट्टी को जाने हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, तो वो है। और ये जो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर है और पेस्टिसाइड है, चलिए हमको तो आदत है, हमको, हम घाट घाट के पानी का गुपचुप या पानी पूरी जिसको बोलते हैं वो खाते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है, तो ये एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर है या एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक है जो हमको पशुपालन में देखने को मिलता है, या एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड होता है, ये आपका क्वालिटी टेस्ट फेल कर जाएगा जब आप इसको एफडीए जिसको बोलते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हर देश का अलग अलग होता है। तो ये जब आप एक्सेसिव यूज करेंगे फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का या एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक वाला पॉइंट आप लोगों ने छोड़ दिया है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का लिखा है। एंटीबायोटिक का हाई यूज करेंगे या फर्टिलाइजर का हाई यूज करेंगे या पेस्टिसाइड का हाई यूज करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि आप जब इसको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो आपका प्रोडक्ट है वो एफडीए की जांच में फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन अपना रखना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपको इंडस्ट्री रखनी है। साथ ही साथ आपको अगर इंडिया में भी सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक आप एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या एक यूपी में एक लेबोरेटरी की जांच पे इंडिया का एक फेवरेट प्रोडक्ट लगभग 1 साल के लिए बैन हो गया था, उसमें क्या मिला था बताइए। हम जो बात कर रहे हैं एक्सेसिव फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, पहले भी 2000 के कुछ टाइम पर आपके कोका कोला, पेप्सी, ये सब पे बैन लग गया था क्योंकि पेस्टिसाइड मिला था। वैसे ही मैगी में एक पदार्थ मिला था, क्या मिला था? हाँ, रजत का आंसर आ गया, लेड, ठीक है। तो लेड यूज करने के कारण लेड की मात्रा पाई गई थी मैगी में, ठीक है, तो वो फेल हो गया था सेफ्टी स्टैंडर्ड में। वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आता है आपका आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर। साथ ही साथ एक इशू है कि लोग प्रोसेस फूड को सेफ नहीं मानते हैं, तो एक अवेयरनेस वाला प्रॉब्लम है। आप ये भी मानते हैं कि प्रोसेस फूड न्यूट्रिशन से रिच नहीं होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, सबको लगता है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट मिल रहा है प्रोसेस फूड से। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि
न्यूट्रिशनली बैलेंस प्रोसेस फूड का मार्केट हम डेवलप करें, ताकि हमारे प्रोडक्ट को नीचे नज़र से ना देखा जाए। हमको ये ना लगे कि हम अगर प्रोसेस फूड या पैक खाना खा रहे हैं कि तो वो गलत खाना है, वो न्यूट्रिशनली बैलेंस खाना नहीं है। ठीक है, इसलिए आजकल आप देख रहे हैं रागी बिस्किट का जोर आ गया है, मल्टीग्रेन बिस्किट का जोर आ गया है, व्हीट ब्रेड का जोर आ गया है। ठीक है, शुगर फ्री बेकरी के आइटम्स का जोर आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड या न्यूट्रिशनली रिच फूड बनाना है तो आपको न्यूट्रिशनली रिच क्रॉप को भी यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। तो न्यूट्रिशनल रिच क्रॉप है, उससे मिलेगा आपको न्यूट्रिशन रिच प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ पे क्योंकि 75% फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, जो हमने देखा था, उसकी वजह से हमारा जो वैल्यू एडिशन होता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में वो बहुत कम होता है। तो उसका एक सॉल्यूशन है आपका कि आपको वैल्यू एडिशन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको बेहतर मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा है कि हमारा बिहेवियर पैटर्न डिफरेंट है। आपको पता होगा कि केलॉग्स जो था, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स सन 90 से एक्टिव था इंडिया में, और उसने करीब एक दशक तक सिर्फ लॉस उठाया है इंडिया में। क्यों लॉस उठाया है? क्योंकि हमारे इंडिया में कॉर्नफ्लेक्स के नाश्ते को सही नाश्ता नहीं माना जाता था, अभी भी नहीं मानते हैं, कई परिवार इसको नहीं मानते, जो कि सही चीज़ है। कॉर्नफ्लेक्स बिल्कुल भी हेल्दी नाश्ता नहीं है। तो एक दशक उन्होंने यूज़ किया, इंडिया के मार्केट को स्टडी किया और उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज किया। अपने ऐड बनाते गए, अपना ऐड ऐसे बनाए कि 2 मिनट में आपका पेट भर जाएगा, आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो एक दशक तक उन्होंने बिहेवियर पैटर्न चेंज किया कि 2 मिनट में नाश्ता कॉर्नफ्लेक्स दे देगा, दूध के साथ आप डाल रहे हो तो दूध की शक्ति आपको मिलेगी। भले ही वो अच्छा नहीं है आपके लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो कॉर्न शुगर होता है। ठीक है, वो आपको बहुत खराब करेगा हेल्थ के लिए, लेकिन बिहेवियर पैटर्न चेंज किया है। तो वैसे ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को दोनों काम करने की ज़रूरत है। पहला, अपने प्रोडक्ट को न्यूट्रिशन रिच बनाने की ज़रूरत है, और दूसरा, अपने प्रोडक्ट को मार्केट अवेयर करने की ज़रूरत है, अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। तो चैलेंज ये है कि अभी आपका जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें एक्सेसिव यूज़, आपके रॉ मटेरियल में एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक एंड फर्टिलाइज़र है। उसके बाद आपकी प्रोसेस फूड न्यूट्रिशनली बैलेंस नहीं है, तो इसकी वजह से पब्लिक परसेप्शन आपका ख़राब है। उसके बाद आपका वैल्यू एडिशन कम हो रहा है। उसके बाद आपका, क्योंकि आपका ये क्वालिटी कंट्रोल में फंस जाता है, कई सारे प्रोडक्ट हैं आपके क्वालिटी कंट्रोल में फेल हो जाते हैं, तो आपका प्रोडक्शन लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल ख़राब है, क्योंकि जांच तो गवर्नमेंट कर रही है। अगर वहाँ पे फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जब प्रोडक्शन कर रहे थे उस समय ही आपका क्वालिटी ख़राब था, तो आपके प्रोडक्शन लेवल पे ही क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक प्रॉपर नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब सजेशन के बारे में बात करेंगे, तो आप बताइए सजेशंस क्या क्या हैं आपके? ये आज आखिरी टॉपिक रखते हैं क्योंकि थोड़ी मेरे को आँख में दिक्कत हो रही है। तो चैलेंजेस आप जल्दी जल्दी बताइए, सजेशंस आप बताइए। आपने चैलेंजेस तो बता दिए, आप सजेशंस बताइए कि आप क्या क्या करेंगे। और सजेशन मेरे को फार्मर के बताइए, इंडस्ट्री के बताइए, और फिर जो कंज्यूमर है उससे रिलेटेड बताइए। 3 पार्ट में बताइए तो लॉजिकल समझ में आएगा। फार्मर को इम्प्रूव करने के लिए, फार्मर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या बोलेंगे कि फार्मर इम्प्रूव होगा तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इम्प्रूव होगा, तो आप फार्मर से रिलेटेड क्या बोलेंगे? पहला तो एग्जिस्टिंग स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो आप ये बोलिए कि जो फार्मर सॉइल हेल्थ कार्ड में के तहत अपना अगर रॉ मटेरियल उगा रहा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए। तो ये एक सजेशन है, जो अपना सजेशन आप बोल सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि फार्मर को अपने गांव या अपने खेत के पास फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ट्रांसपोर्टेशन की, या फिर एक प्रोसेसर को अपना सामान बेचने की। ओवरऑल कोल्ड स्टोरेज का आप लिंक बनाइए, कोल्ड स्टोरेज का सप्लाई चेन बनाइए। ठीक है, एक ये बता सकते हैं फार्मर के लिए। उसके साथ साथ आप उनको इनपुट कॉस्ट प्रोवाइड करिए, बेटर क्रेडिट प्रोवाइड करिए, ताकि वो एक्सेप्टेबल रॉ मटेरियल उगा सकें जो इंडस्ट्री को चाहिए। अगर लेस को एक पर्टिकुलर आलू चाहिए तो किसान वो आलू उगाएगा। अगर किसान को टोमेटो सॉस या मैगी को टोमेटो सॉस चाहिए एक पर्टिकुलर वैरायटी का, तो वो उस पर्टिकुलर वैरायटी का सॉस उगाएंगे।
अगर निलॉन्स को एक पर्टिकुलर वैरायटी का कच्चा आम चाहिए अचार बनाने के लिए, तो वो अपना पर्टिकुलर वैरायटी का आम उगाएंगे। उसके बाद किसानों को स्किल ट्रेनिंग करें ताकि वो अपने लेवल पे ही बेसिक फूड प्रोसेसिंग कर सकें। किसान के लेवल का ये हो गया। इंडस्ट्री लेवल पे क्या होगा, इंडस्ट्री लेवल पे क्या क्या होगा, तो इंडस्ट्री लेवल पे आपके यहाँ पे सबसे पहले आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे। तो सबसे पहला कैपिटल है, तो कैपिटल के लिए आप इसको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को आप प्रायोरिटी जो लीड बैंक स्कीम है या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, तो फूड प्रोसेसिंग ऑलरेडी है, तो इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इसको जोड़ा गया है। तो इसको और भी ऐसे सपोर्ट स्ट्रक्चर मिले। एनबीएफसी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लोन दे सकती हैं, वैसे एनबीएफसी को बढ़ावा दिया जाए। जो मशीन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, जो विदेशी मशीन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इम्प्रूव कर सकती है, उसको कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी में मंगाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो इंडस्ट्रियल लेवल पे लेबर है उसकी स्किलिंग का प्रावधान किया जाए। आईटीआई जो होते हैं आपके यहाँ पे, आईटीआई में आपका एक स्किल आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड हो। लेस पेपर वर्क मतलब आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस वाली बात आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पीपीपी बेसिस पे भी काम किया जाए, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टार्टअप को जिस तरीके से स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है, उसमें फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप को भी एक सेक्टर एक वो प्रोवाइड किया जाए, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हमको अपना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का लेवल अभी लेस देन 10% है, उसको बढ़ाना है, और जो 75% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको कम करना है। उसके साथ साथ आप रेलवे को यूज़ कर सकते हैं कोल्ड चेन के लिए, कि अभी सिर्फ दूध को यूज़ किया जा रहा है, तो सारी सब्जियों के लिए ऐसा कोल्ड चेन की फैसिलिटी रेलवे प्रोवाइड करे कि प्राइवेट पार्टी हर ट्रेन में एक बोगी अपना बुक कर सकता है जिसमें अपना वो कोल्ड पेरिशेबल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर सके। टैक्स सब्सिडी की बात जो हमने ड्राफ्ट नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में देखी थी, उसको भी देख रहे हैं कि टैक्स की सब्सिडी की बात की जाए, इनकम टैक्स में रियायत दी जाए कि 5 साल तक, जैसे हमने एसईजेड के लिए देखा था, वैसे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कम कम टैक्स लगे तो उसकी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप सजेशन दे सकते हो आप फूड प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद एक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, उसके बारे में आप इसको लिंक कर सकते हो। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है उसका भी एक काम है कि आपको एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, वेस्ट को कम करना है, और आपका प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो भी पॉइंट है वो आप सजेशन में यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या पॉइंट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का, कोई बता सकता है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में बहुत अच्छे अच्छे सजेशन है जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेके। कोई बता सकता है इसको? आपने ऑलरेडी इसके आंसर दिए हुए हैं। मेगा फूड पार्क है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, उसको बढ़ावा देना भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। कोल्ड चेन का जो आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब कोल्ड स्टोरेज दो अलग अलग हैं, उसके बीच में भी सप्लाई चेन रेफ्रिजरेटेड कंटेनर से होगी, तो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन आपका है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आएगा। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है वो भी इसमें आता है। उसके बाद बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज बहुत डिफरेंट है। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब होता है जब आप रॉ मटेरियल को ला रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो, तो ये बैकवर्ड हो गया। मतलब जो आपको अगर देखें, आपको अगर प्ले देखने जाते हैं तो प्ले के सामने तो आपके सामने मुख्य किरदार हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं उस प्ले को मेकअप देने का काम करना, राइटर का काम, साउंड डिज़ाइन करने का जो काम होता है, गाना गाने का जो काम होता है, वो बैकवर्ड लिंकेज होता है। वैसे ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का जो बैकवर्ड लिंकेज होगा वो क्या होगा? किसान से रिलेटेड काम, प्रोक्योरमेंट का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, कोल्ड स्टोरेज का काम,
ठीक है, प्रोसेसिंग का काम। उसके बाद फॉरवर्ड लिंकेज क्या होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम, उसको मार्केटिंग का काम, उसको सेलिंग का काम। तो दोनों को बढ़ावा देना, दोनों को, बैकवर्ड लिंकेज को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, और फॉरवर्ड लिंकेज को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का ये भी पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आपका फूड सेफ्टी और क्वालिटी के लिए जोर देना, ये भी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर आएगा। तो इसमें हमने क्या क्या मेजर पॉइंट देखे हैं, हमने देखा है मेगा फूड पार्क, हमने देखा है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, हमने देखा है आपका एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, हमने देखा है क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, हमने देखा है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसके लिए गाइडलाइन तैयार करना। ठीक है, अब एफडीआई की बात करें तो एफडीआई भी ऑटोमेटिक रूट में 100% अलाउड है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो कोई फॉरेन कंपनी अगर आके इंडिया में पैसा लगाना चाहती है तो 100% एफडीआई जो है वो अवेलेबल है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक रूट के तहत है। लेकिन अगर कोई चाइना की कंपनी लगाना चाहता है पैसा, या चाइनीज आदमी जो दूसरे देशों में है वो लगाना चाहता है पैसा, वो अभी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमने एफडीआई के रूल में चेंज लाया है। तो ये ओवरऑल हम देख रहे हैं पॉलिसी, हमने अपने सजेशन दिए हैं, हमने चैलेंजेस को देखा है। थोड़ा जल्दी हुआ है क्योंकि थोड़ा आज प्रॉब्लम हो रहा है मेरे राइट आई में। आप मेरे को डाउट पूछिए, या कोई कंसेप्ट को रिपीट करना है वो उसके बारे में बताइए। जो हमने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में पढ़ा है, या हमने पढ़ा है ड्राफ्ट नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के बारे में, हमने पढ़ा है एफडीआई के बारे में, हमने चैलेंजेस के बारे में पढ़ा है, हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी चीज़ को रिपीट करना है तो मैं रिपीट करने के लिए रेडी हूँ, आप बता दीजिए। कोई डाउट है तो पूछिएगा, कोई टॉपिक को रिपीट करना है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूँ। एकदम सन्नाटा हो गया है। कोई डाउट है आप लोगों को? फूड प्रोसेसिंग हमारा आज खत्म हुआ है, हमने ड्राफ्ट फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी पढ़ी, हमने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पढ़ा जिसको हम सजेशन में यूज करेंगे। पीपी पीपीई मतलब फुल फॉर्म बता दीजिए, अभी पीपीई दूसरे नाम से आ रहा है। पीपीई आप फुल फॉर्म बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। पीपीई क्या है आप, वंदना अगर आप इलेबोरेट कर सकते हैं तो मैं इसको बता दूंगा। पीपीई वाला क्या डाउट है? नहीं नहीं, पीपीपी मेरे को पीपीई जो है वो क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वो पीपीपी है, पीपीई नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब आप देख रहे हैं कि एफसीआई जो है वो बहुत बड़ा आपका स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज का काम करती है, नॉर्मल स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज। तो अगर आप पब्लिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राइवेट का टेक्नोलॉजी है, उसको लिंक करके अगर आप काम करेंगे तो बहुत आगे जाएगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, कि गवर्नमेंट अपना बहुत बड़े लेवल पे प्रोक्योरमेंट करता है, गवर्नमेंट की मशीनरी है जो गवर्नमेंट को साथ देती है, तो एक तरफ गवर्नमेंट का ये पॉजिटिव पॉइंट है, और एक तरफ
प्राइवेट का है कि वो ज़्यादा अच्छे स्किल और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ सकता है। तो दोनों का अगर मिलन हो जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को चलाएंगे तो बेहतर होगा। तो ये मेरा कहने का एक सजेशन का जो मेरा पॉइंट था वो ये था, वो पीपीपी था। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा पॉइंट अब। अगर कोई डाउट है तो हम दोबारा इसको समझेंगे, नहीं तो हम कल मिलते हैं फिर। कल हम विटामिन लेंगे और एक और पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।